हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 12 के फिजिक्स चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट को कंप्लीट। मुझ पे इतना यकीन रखो बच्चों, मैं अपने 11 ईयर के टीचिंग एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि इतने आसानी से और इतने कम टाइम में आपको ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कोई नहीं समझाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है? ऐसा करंट जो लगातार मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। दैट करंट विच चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पीरियोडिकली। लगातार एक सर्टेन इंटरवल के बाद जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज हो, उस करंट को हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। जैसे यहाँ देखिए, इसका एक सर्टेन टाइम के बाद डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो ये करंट क्या हो जाएगा? अल्टरनेटिंग करंट। ये भी करंट देखिए, इसका डायरेक्शन एक फिक्स टाइम के बाद क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ये भी हो जाएगा अल्टरनेटिंग करंट। बट इसका मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है इस करंट का, लेकिन इस करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए ये करंट अल्टरनेटिंग करंट नहीं होगा। अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? इस साइन वाले ग्राफ से। और होता क्या, कितना होता है अल्टरनेटिंग करंट? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। जहां पे आई नॉट क्या है बच्चों? मैक्सिमम और पीक करंट। ये वाला करंट जो मैक्सिमम करंट होता है अल्टरनेटिंग करंट का, उसे हम आई नॉट बोलते हैं। और ये ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। उसी तरह से रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होता है? वी नॉट साइन ओमेगा टी। और यहाँ पर जो वी नॉट होता है वो क्या होता है? पीक वोल्टेज यानी मैक्सिमम वोल्टेज। ये जो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, इसे लिखा जाता है 2 पाई बाई टाइम पीरियड, और 1 अपॉन टाइम पीरियड को क्या लिखा जाता है? फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा का फॉर्मूला आप ये भी याद रखिएगा, 2 पाई इंटू में न्यू। सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? एसी जनरेटर। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए बच्चों, एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर ओनली। ऐसा अल्टरनेटिंग सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्टर लगा होगा। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपको याद रखना, मैं पूरा ड्राइव करूंगा, लेकिन जो जो आपको सर्कल कर दूंगा, बॉक्स में रख दूंगा, वो आपको याद रखना है। एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर ओनली, ये अल्टरनेटिंग सर्किट है, इसमें एक रजिस्टर लगा हुआ। ये सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज है वी नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे हमने सप्लाई वोल्टेज दिया है वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम जानते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। इस V की जगह पे लिख दीजिए वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो जब V की जगह हम वी नॉट साइन ओमेगा टी लिखेंगे तो आई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? वी नॉट साइन ओमेगा टी। आर चला जाएगा नीचे, तो आई की वैल्यू हो जाएगी वी नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। फिर V नॉट बाई आर, जिसको मैं बॉक्स कर रहा हूँ, V नॉट बाई आर को हम लिख देंगे I नॉट। तो I किसके इक्वल आ जाएगा? करंट किसके इक्वल हो जाएगा? I नॉट साइन ओमेगा टी। और V किसके इक्वल था? V नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ भी ओमेगा टी और यहाँ भी ओमेगा टी। इसका मतलब ये हुआ कि करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। दोनों का फेज क्या होगा? सेम, यानी इन दोनों में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा। तो इसका जब हम फेजर डायग्राम बनाएंगे तो हमने क्या करा है? करंट को रेफरेंस बना लिया कि करंट को यहीं पे रखेंगे, इसे चेंज नहीं करेंगे। तो करंट को हमने इधर बना दिया है, क्योंकि दोनों सेम फेज में है, तो जो वी आर होगा ये भी इसी तरफ होगा। वी आर का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर। और करंट दोनों क्या होगा? सेम डायरेक्शन में, क्योंकि इन दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, तो जिधर करंट है उधर ही पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। और इसका ग्राफ बनाए तो वी नॉट साइन ओमेगा टी का भी साइन वाला ग्राफ बनेगा, और करंट के लिए भी साइन वाला ही ग्राफ बनेगा। बस इनके दोनों के एम्पलीट्यूड में फर्क होगा। वोल्टेज वाले का एम्पलीट्यूड क्या होगा? ज़्यादा, वी नॉट ज़्यादा है, क्योंकि वी नॉट बाई आर है आई नॉट के इक्वल। तो आई नॉट जो है वो वी नॉट बाई आर है, तो वी नॉट जो हो गया आई इंटू में आर नॉट हो गया। तो वी नॉट ज़्यादा होगा और आई नॉट क्या है? कम। इसलिए नीचे वाला करंट के लिए है और ऊपर वाला किसके लिए है? वोल्टेज के लिए। इसमें आपको याद यही रखना है कि एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर ओनली में करंट और वोल्टेज दोनों क्या होता है? सेम फेज में होता है। यही सबसे मेन लाइन, यही याद रखना है आपको। उसके बाद ध्यान देखिए, एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर सिर्फ क्या होगा? कैपेसिटर। अगेन रजिस्टर को हटा के सिर्फ क्या लगा देना है? कैपेसिटर। फिर से सोर्स वोल्टेज क्या दिया? वी नॉट साइन ओमेगा टी। और कैपेसिटेंस में हम जानते हैं Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV। V की जगह लिख दीजिए वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो Q हो जाएगा
सी वी नॉट साइन ओमेगा टी, और हम ये भी जानते हैं आई इज इक्वल टू क्या होता है डी क्यू बाई डी टी। क्यू की जगह पे ये लिख दीजिए, क्यू की जगह लिख दिया सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। जो कांस्टेंट है वो डिफरेंशिएशन से कहाँ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों कॉस ओमेगा टी इनटू में टी के कोफिशिएंट से क्या करना आपको मल्टीप्लाई करना है। तो टी का कोफिशिएंट क्या है ओमेगा, तो ओमेगा से क्या कर देना है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आई आ जाएगा वी नॉट और ये ओमेगा इधर आ जाएगा, तो ओमेगा सी इंटू में कॉस ओमेगा टी। अब इसे हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं। इस ओमेगा सी को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन ओमेगा सी, फिर ये ऊपर ही चला जाएगा, तो ये हो जाएगा इस पैटर्न में बन जाएगा वी नॉट अपॉन समथिंग, तो ये भी बन गया वी नॉट अपॉन ओमेगा सी। और कॉस को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो कॉस ओमेगा टी को हमने लिख दिया साइन 90 प्लस ओमेगा टी। और फिर से इसे ऐसे बॉक्स करेंगे, इसकी जगह क्या लिख देंगे आई नॉट, तो आई किसके इक्वल हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब आप गौर से देखिए इस करंट को, करंट है आई नॉट साइन ओमेगा टी और वोल्टेज क्या था वी नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ है ओमेगा टी और यहाँ है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, यानी इस बार करंट लीड कर गया। यहाँ दोनों सेम फेज में था बट यहाँ करंट 90 डिग्री से क्या कर गया लीड, तो यहाँ पे लिखेंगे दैट इज करंट लीड द वोल्टेज बाई पाई बाई 2। याद रखना कैपेसिटर के केस में करंट लीड कर जाता है कितने एंगल से पाई बाई 2 एंगल से। तो इसका जब फेजर डायग्राम बनाएंगे तो अगेन हम करंट को क्या रखेंगे सेम, इसे छेड़छाड़ नहीं करेंगे, करंट को हमने इधर ही रखना है। अब हमें बनाना है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो देखिए करंट लीड कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि वोल्टेज लैग कर रहा है, क्योंकि हमने करंट को सेम रखना है, उसे चेंज नहीं करना है। तो करंट अगर लीड कर रहा है तो इसका मतलब हुआ कि वोल्टेज क्या कर जाएगा लैग कर जाएगा। तो हमने वोल्टेज को लैग करा दिया किस एंगल से 90 डिग्री से, ये देखिए वोल्टेज को लैग करा दिया। क्लॉकवाइज एंगल का मतलब होता है लैग करना, यानी माइनस का एंगल। करंट का लीड करना या वोल्टेज का लैग करना दोनों एक ही बात है। करंट लीड कर रहा है पाई बाई 2 से, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लीड कर रहा है पाई बाई 2 से करंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज जो है वो लैग कर रहा है पाई बाई 2 से। हमने वोल्टेज को लैग करा दिया कितने एंगल से पाई बाई 2, ये हो गया वीसी। वीसी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। एक एसी सर्किट जिसमें एक इंडक्टर लगा हुआ जिसका इंडक्टेंस क्या है एल। अगेन सोर्स वोल्टेज क्या वी नॉट साइन ओमेगा टी, और इंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो लेंज लॉ से, फैराडे लॉ से क्या होता है डी फाई बाई डी टी। ये इंड्यूस ईएमएफ है यानी कि वोल्टेज है। तो यहाँ पे वोल्टेज की जगह आपको क्या लिख देना है वी नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे ई की जगह लिख दीजिए वी नॉट साइन ओमेगा टी, और फाई की जगह क्या लिख देंगे एल आई। फिर क्या आ जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी, एल कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी आई बाई डी टी हो जाएगा ये। तो यहाँ से बताइए डी आई क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, एल नीचे आ जाएगा, तो डी आई हो जाएगा वी नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी इंटू में डी टी। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट करेंगे तो वी नॉट बाई एल बाहर हो जाएगा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा, डी आई का इंटीग्रेशन आई हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ देखिए ये वी नॉट बाई 2 बाहर, और साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस का कॉस ओमेगा टी, और जो टी का कोफिशिएंट है उससे क्या हो जाता है डिवाइड। डिफरेंशिएशन में टी का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करना है, इंटीग्रेशन में टी के कोफिशिएंट से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ओमेगा इधर लिख दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस वी नॉट बाई ओमेगा एल और कॉस ओमेगा टी। अब हम कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, और साइन 90 प्लस थीटा भी क्या होता है कॉस थीटा, यानी साइन 90 प्लस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो हम इस बार कॉस ओमेगा टी को क्या लिखेंगे साइन 90 माइनस ओमेगा टी, सो दैट ये माइनस अंदर चला जाए, और ये माइनस जैसे अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी नॉट बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अगेन इसे हम क्या लिख देंगे आई नॉट, तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से आई नॉट
साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, और v क्या था, v नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ ओमेगा टी और यहाँ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, इसका मतलब क्या हो गया, करंट लैग कर गया। करंट का लैग करना मतलब वोल्टेज का लीड करना, यानी वोल्टेज लीड बाय करंट बाय पाई बाई टू। जो वोल्टेज है अक्रॉस इंडक्टर वो करंट से लीड कर गया, कितने एंगल से, पाई बाई टू। तो अगेन इसका फेजर डायग्राम वही बनाएंगे, करंट को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको यही रखेंगे। और वोल्टेज क्या कर गया, लीड कर गया है, तो एंगल जो बनेगा वो एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनेगा, पाई बाई टू एंगल से वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, VL क्या है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वो लीड कर गया पाई बाई टू से। अब इसका ग्राफ अगर बनाए तो वोल्टेज वाला ग्राफ तो ये साइन वाला ही रहेगा, V नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन करंट वाला ग्राफ देखिए, करंट में आपको कॉस का ग्राफ बनाना है, ये सब तो कांस्टेंट है, कॉस का ग्राफ बनाना है। अब वो भी माइनस लगा हुआ है तो कॉस का उल्टा ग्राफ बना दिया गया है। करंट के लिए आपको क्या करना है, कॉस का उल्टा ग्राफ ये बना दिया गया है कंप्लीट साइकिल के लिए। तो डॉटेड लाइन वाला किसके लिए हो गया, करंट के लिए हो गया। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है, पीछे जब हमने प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट देखा तो 3 जगह मैंने आई नॉट लिखा। एक जगह मैंने आई नॉट को लिखा, V नॉट बाई आर को आई नॉट लिखा। एक जगह मैंने V नॉट अपॉन में 1 अपॉन ओमेगा C को आई नॉट लिखा, और एक जगह मैंने V नॉट अपॉन में ओमेगा L को आई नॉट लिखा। तो ओम्स लॉ से करंट किसके इक्वल होता है, वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस, यानी वोल्टेज के नीचे जो लिखा होगा वो रेजिस्टेंस होगा। तो ये जो R है ये क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर। तो ये जो नीचे लिखा होगा ये क्या होगा बताओ, रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर। और इसके नीचे जो लिखा हुआ है तो ये होगा रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर। तो रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर को डिनोट करते हैं XC से, और इसका नाम होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और ये जो है रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, इसे डिनोट करते हैं XL से, और इसका नाम होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। यानी कि XL किसके इक्वल हो गया, ओमेगा L, और ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई न्यू। तो XL किसके इक्वल हो गया, 2 पाई न्यू इंटू L, और XC किसके इक्वल हो गया, 1 अपॉन ओमेगा C, और ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई न्यू। तो XC किसके इक्वल हो गया, 1 अपॉन 2 पाई न्यू इंटू C। अगर आपको XL और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना हो तो ध्यान से देखिए, XL और फ्रीक्वेंसी दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। और XC और फ्रीक्वेंसी के बीच में अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना हो तो देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा। अब देखिए बच्चों है ये नेक्स्ट टॉपिक है इनफाइनाइट स्टार टॉपिक, सीरीज LCR सर्किट। इसमें इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर तीनों सीरीज में कनेक्टेड होगा, एक AC सोर्स V नॉट साइन ओमेगा टी। तो इससे पहले मैंने आपको बता दिया है कि वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर क्या होगा, I इंटू में R, ओम्स लॉ से। और इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, करंट तो सीरीज में सेम ही होगा, तो करंट इनटू में रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, जो कि मैंने पीछे बताया वो क्या होता है, XL। फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर यानी VC, ये भी ओम्स लॉ से क्या होगा, I इंटू में रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर, और पीछे बताया रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, XC। तो ये VR, VL और VC आ गया, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। हमने ये जो केस लिया इसमें ये अज्यूम कर लिया है कि VL जो है इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कैपेसिटर के अक्रॉस के वोल्टेज से क्या है, ज़्यादा। तो फेजर डायग्राम की अगर बात करें तो हमने पीछे देखा था, करंट को हमने रेफरेंस मान लिया था, इसे छेड़छाड़ नहीं किया था, और देखा था जो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज आया था वो करंट के ही फेज में था, यानी VR सेम फेज में था। इंडक्टर वाला वोल्टेज क्या हो गया था, करंट से लीड कर गया था, और कैपेसिटर वाला जो वोल्टेज VC था वो करंट से क्या कर गया था, लैग कर गया था। तो हमने VL को ज़्यादा लिया है, VC को कम लिया, यानी ये 20 है और ये 5 है, तो नेट कितना हो जाएगा, 20 माइनस 5 15। तो VL और VC का नेट आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि VL माइनस VC ये हो जाएगा। और ये रहा VR, नेट निकालने के लिए क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम बना देंगे। तो पैरेललोग्राम का जो ये डायगोनल होगा ये आपको बता देगा नेट वोल्टेज V, और ये एंगल जो होगा ये फेज एंगल होगा, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज।
तो ये नेट वोल्टेज हो जाएगा V और ये हो गया नेट करंट I और फाई क्या हो गया, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये VL माइनस VC है तो ये भी क्या होगा VL माइनस VC। इसमें पाइथागोरस लगा दीजिए तो क्या आ जाएगा, ये हाइपोटेनियस है तो VA स्क्वायर, ये बेस है तो VR स्क्वायर और ये परपेंडिकुलर है तो VL माइनस VC का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए VR किसके इक्वल था I इंटू R तो I स्क्वायर R स्क्वायर, VL किसके इक्वल था I इंटू XL, VC किसके इक्वल था I इंटू XC। यहाँ से आई स्क्वायर क्या हो जाएगा दोनों में से कॉमन, तो यहाँ बचा आर स्क्वायर, यहाँ बचा एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। आई स्क्वायर नीचे चला जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन में आई स्क्वायर इसके इक्वल हो जाएगा। फिर इसका अंडर रूट ले लेंगे, नेट वोल्टेज अपॉन में नेट करंट, नेट वोल्टेज अपॉन में नेट करंट कहलाता है नेट रेजिस्टेंस जिसे बोला जाता है इम्पीडेंस। तो ये एक्सप्रेशन फॉर इम्पीडेंस था बच्चों, ध्यान से याद रखना इसे। और इस टोटल रेजिस्टेंस, जिसका नाम क्या है, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट, इसे बोला जाता है इम्पीडेंस। तो याद रखना एलसीआर सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, और इस जेड को क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट। नेक्स्ट देखो बच्चों, अगर फेज एंगल निकालने को बोलते हैं एलसीआर सर्किट में कि व्हाट इज फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन एलसीआर सर्किट, ये फाई। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे 10 लगा दीजिए तो 10 किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है VL माइनस VC और बेस क्या है VR। VL को लिखिए I इंटू XL, VC को लिखिए I इंटू XC, VR को लिखिए I इंटू R। I कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा तो 10 फाई का रिजल्ट आ जाएगा XL माइनस XC बाई R। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इसका डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है तो इसमें यहाँ पे जो भी चीज़ लिखा हो इसको आपको एज सच अच्छे से याद रखना होगा, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा और बड़े बड़े डेरिवेशन में इसका यूज़ होगा। सबसे पहला पॉइंट है एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट या फिर एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ओवर कंप्लीट साइकिल। जब भी ऑब्जेक्टिव में ऐसा आ जाए एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट या एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ओवर कंप्लीट साइकिल, तो सीधे आप आंसर लिखेंगे 0, क्योंकि एवरेज वैल्यू निकालना कंप्लीट साइकिल के लिए। देखो कंप्लीट साइकिल के लिए जो साइन का ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है, तो जितना प्लस का वैल्यू होता है उतना ही माइनस का वैल्यू होता है। जब एवरेज निकालेंगे तो ऊपर ही क्या आ जाएगा 0, तो एवरेज वैल्यू ऑफ AC और एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या हो जाएगा 0 ओवर कंप्लीट साइकिल। हाँ, अगर हाफ साइकिल की बात करें 0 से T/2 हाफ साइकिल लिखा हो या फिर कुछ भी ना लिखा हो तो एवरेज वैल्यू जो होती है करंट की कितनी होती है, ऑल्टरनेट 2I0 बाई पाई यानी या फिर 0.63 ऑफ I0, यानी जो एवरेज वैल्यू होता है वो मैक्सिमम करंट का 63% होता है। यानी अगर मैक्सिमम करंट जो है 10 एम्पियर होगा तो एवरेज करंट एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, वो कितना हो जाएगा 6.3 एम्पियर हो जाएगा। उसी तरह से एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ओवर हाफ साइकिल कितना होगा 2V0 अपॉन पाई यानी 0.63 ऑफ V0, यानी एवरेज वैल्यू जो होता है वो 63% ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज होता है। उसी तरह से IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, इसका भी डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, इसको I इफेक्टिव भी बोलते हैं। ये होता है I0 अपॉन में √2 यानी कि 0.7 ऑफ I0, यानी IRMS जो होता है वो मैक्सिमम करंट का 70% होता है। यानी अगर मैक्सिमम करंट 10 एम्पियर होगा तो IRMS जो होगा साइनोसॉइडल के केस में ये कितना हो जाएगा 7 एम्पियर हो जाएगा। उसी तरह से VRMS किसके इक्वल हो जाएगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या फिर इफेक्टिव वोल्टेज, ये हो जाएगा V0 अपॉन में √2।
अब देखिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जब एलसीआर सर्किट का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा तो जो सोर्स वोल्टेज दे रखा होगा बच्चों, ध्यान रखना, जैसे सोर्स वोल्टेज दे रखा 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, तो ये जो वोल्टेज होता है बच्चों ये इफेक्टिव वोल्टेज होता है यानी VRMS होता है, और इसमें जो करंट पास होता है वो IRMS होता है। याद रखना जब भी सोर्स वोल्टेज दे रखा वो VRMS होता है और जो करंट पास हो रहा होता है एलसीआर सर्किट में वो IRMS होता है। तो IRMS I0/√2 होता है, तो यहाँ से I0 निकल सकता है, VRMS V0/√2 होता है, तो यहाँ से V0 भी आसानी से निकल जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए बच्चों क्या है, रेजोनेंट एलसीआर सर्किट। ऐसा सर्किट जिसमें करंट क्या होता है मैक्सिमम, उस एलसीआर सर्किट को बोला जाता है रेजोनेंट सर्किट। तो करंट मैक्सिमम तभी होगा जब इस एलसीआर सर्किट का जो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस था यानी Z यानी इम्पीडेंस वो क्या होगा मिनिमम। करंट को मैक्सिमम होने के लिए रेजिस्टेंस को क्या होना होता है मिनिमम, तो एलसीआर सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है उसे हम इम्पीडेंस बोलते हैं, उसे क्या होना पड़ेगा मिनिमम होना पड़ेगा। तो Z की वैल्यू होती है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। Z मिनिमम कब होगा, जब ये दोनों क्वांटिटी इक्वल हो जाए। जैसे ये दोनों क्वांटिटी इक्वल होगा ये कैंसिल हो जाएगा और ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, यानी Z की वैल्यू एकदम मिनिमम हो जाएगी। तो Z मिनिमम कब होगा, जब XL और XC क्या हो जाए इक्वल। XL का फॉर्मूला होता है ω_L, XC का फॉर्मूला होता है 1/ωc। ये इधर चला जाएगा तो ω² = 1/LC, तो ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा 1/√LC। यही है रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1/√LC, 1/√L इंटू में C। और इस ओमेगा को क्या लिख देंगे 2πν, तो न्यू किसके इक्वल हो जाएगा 1/2π√LC। ये है रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ये है सिर्फ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एवरेज पावर इन सीरीज एलसीआर सर्किट। एकदम आराम से अच्छे समझिए। तो आपने जब एलसीआर सर्किट देखा था पीछे तो उसमें आपने देखा कि वोल्टेज लीड कर रहा था, ऐसे बना था नेट वोल्टेज और करंट यहाँ पे था। जो नेट वोल्टेज आया था ऐसे ही आया था, पेज पलट के देख लीजिएगा। तो नेट वोल्टेज यहाँ पे था, करंट यहाँ पे था, यानी कि जो वोल्टेज था गौर से देखिए वो फाई एंगल से क्या कर रहा था लीड कर रहा था। तो एलसीआर सर्किट के केस में देख लीजिएगा वोल्टेज लीड कर रहा था फाई एंगल से, जब हमने VL को ग्रेटर लिया था VC से। तो जब वोल्टेज लीड कर रहा फाई एंगल से तो वोल्टेज को लिखेंगे V0 sin ω_t प्लस फाई और I को लिखेंगे I0 sin ω_t। इसलिए प्लस फाई लिखा कि वोल्टेज यहाँ पे फाई एंगल से क्या कर रहा है लीड। एकदम लाइन टू लाइन समझिए। पावर किसके इक्वल होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क dW/dt। तो dW किसके इक्वल हो जाएगा P/dt। यहाँ तक भी समझ में आ गया। फिर पावर को 10th में याद कीजिए, पावर का 3 फॉर्मूला था, एक VI, एक I²R, एक V²/R। तो पावर का फॉर्मूला लिखा V इंटू में I, ये लाइन भी समझ में आ गया V इंटू I। अब V की वैल्यू ये लिख दीजिए और I की वैल्यू ये लिख दीजिए। तो V की जगह लिख दिया V0 sin ω_t प्लस फाई और I की जगह लिख दिया I0 sin ω_t इंटू dt। ये भी लाइन समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, लाइन बाय लाइन समझा रहा हूँ। अब आपको दोनों तरफ क्या कर देना इंटीग्रेट। तो dW का इंटीग्रेशन V0 कांस्टेंट बाहर, I0 कांस्टेंट बाहर, अंदर क्या बचा sin ω_t प्लस फाई इंटू sin ω_t इंटू dt ओवर कंप्लीट साइकिल 0 से t इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अब आपको ध्यान रखना बेटा, इसके बाद ये फॉर्मूला यूज करना है sin x इंटू साइन वाई। साइन एक्स इंटू साइन वाई का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, तभी ये डेरिवेशन आपसे हो पाएगा। 3 नंबर का ये डेरिवेशन है, हाफ cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई। ये साइन x इंटू साइन वाई का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर देखिए ये साइन x हो गया, ये x हो जाएगा और ये हो जाएगा y। तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो देखिए dW का इंटीग्रेशन W, ये लाइन समझ में आ गया। V0 I0 बाहर, अब हमें इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो हाफ की जगह हाफ लिखा, कॉस की जगह कॉस लिखा। अब हमें क्या करना है x माइनस वाई, ये x है और ये y है, इन दोनों को क्या करना माइनस। तो देखो यहाँ पे हमने माइनस कर दिया। उसके बाद बीच में क्या लिखना है माइनस, तो हमने भी बीच में क्या लिख दिया माइनस। अब हमें क्या करना है दोनों को ऐड करना, cos x प्लस वाई। तो cos लिखा और ये x है और ये y है, एक बार ऐड करके लिख दिया।
तो ऐड करके लिख दिया। उसके बाद देखिए ओमेगा टी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ओनली कॉस फाई, और यहाँ पे हो जाएगा 2 ओमेगा टी प्लस फाई इंटू डी टी फ्रॉम 0 to t। याद रखना पीछे भी बताया कि कंप्लीट साइकिल के लिए कॉस का और साइन का इंटीग्रेशन 0 होता है, तो 0 to t कंप्लीट साइकिल है, तो इस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस फाई का डायरेक्ट आप ऐसे करके एरो बना के लिख देना 0। इस पार्ट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0। कंप्लीट साइकिल के लिए साइन और कॉस का क्या इंटीग्रेशन होता है 0, तो ये हिस्सा पूरा 0 हो जाएगा। बचेगा सिर्फ क्या कॉस फाई, कॉस फाई इंटू डी फाई, ये लाइन भी समझ में आ गया। कॉस फाई भी कांस्टेंट है, उसे भी इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद लास्ट में डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी फ्रॉम 0 से t, ये लाइन भी समझ में आ गया। अब लिमिट कैसे डालते हैं, एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट हो जाएगा कैपिटल T, लोअर लिमिट हो जाएगा 0। ये लाइन भी फिर आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर t माइनस 0 t बचेगा, उस t को आपने नीचे भेज दिया तो W/t हो गया, और ये हो गया V0, और 2 को हमने लिख दिया √2 इंटू में √2। अब लास्ट में क्या आ गया देखिए वर्क डन अपॉन में टाइम, ये हो गया पावर। अब V0/√2 होता है VRMS, I0/√2 होता है IRMS इंटू में cos फाई। ये आ गया एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो आपको याद भी रखना, और ये डेरिवेशन भी आपको आना चाहिए, जहाँ पे cos फाई को बोला जाता है बच्चों पावर फैक्टर। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है जो हमने अभी पीछे ड्राइव किया, एवरेज पावर का फॉर्मूला IRMS VRMS cos फाई। तो इसमें जो फाई था वो था फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो फॉर प्योरली रजिस्टिव सर्किट, याद कीजिए स्टार्टिंग में बताया प्योरली रजिस्टिव के केस में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में था, यानी कोई भी फेज डिफरेंस नहीं था, तो फाई क्या था 0। तो इस केस में पावर क्या हो जाएगा IRMS VRMS cos 0, और cos 0 कितना होता है 1, तो एवरेज पावर हो जाएगा IRMS VRMS। फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट, याद करिए प्योरली इंडक्टिव सर्किट के केस में वोल्टेज लीड कर रहा था, इसका मतलब फाई फेज डिफरेंस कितना हो गया दोनों के बीच में बताइए 90, और cos 90 क्या हो जाता है 0। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में पावर जो होगा वो 0। सेम उसी तरीके से प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में भी वोल्टेज क्या कर रहा था लैग कर रहा था। लैग करे या लीड करे, अगेन दोनों में जो फेज डिफरेंस है वो क्या है π/2 का, तो फिर से पावर क्या हो जाएगा 0। तो याद क्या रखना है प्योरली इंडक्टिव सर्किट का और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट का जो पावर होता है वो 0 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट वाला करंट और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट वाला करंट कुछ भी पावर नहीं देता है, इसलिए प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव वाले सर्किट के करंट को बोला जाता है वॉटलेस करंट, क्योंकि इन दोनों सर्किट का करंट कुछ भी पावर नहीं देता है, इसलिए इन दोनों के सर्किट के करंट को बोला जाता है वॉटलेस करंट। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर जो पीछे बताया था cos फाई, तो फिर से याद करो LCR सर्किट, यहाँ पे था नेट वोल्टेज V, यहाँ पे था नेट करंट I, और इसी के अक्रॉस था वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर VR, और ये वाला एंगल था फाई। तो इसमें cos फाई लगा दीजिए। cos फाई क्या हो जाएगा, cos होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या हो गया VR, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया V। तो ओम्स लॉ लगा दीजिए V = I इंटू में R, क्योंकि VR क्या है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर, तो I इंटू R, और ये V क्या है नेट वोल्टेज ऑफ LCR सर्किट। तो करंट तो सेम रहेगा क्योंकि सीरीज सर्किट है, और नेट रेजिस्टेंस क्या होता है LCR सर्किट का Z हो जाएगा, तो I से I कट जाएगा, cos फाई यानी पावर फैक्टर किसके इक्वल हो गया R/Z। तो याद रखना पावर फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है R/Z। R है रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर और Z क्या है इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों क्वालिटी फैक्टर Q फैक्टर। इसे कैसे डिफाइन करेंगे, ये रेशियो होता है किसका वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर या फिर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर
टू द वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, इसके रेशियो को बोला जाता है क्वालिटी फैक्टर। किसी एक को ले लीजिए, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर अपॉन वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, तो ओम्स लॉ से वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या हो जाएगा, I इंटू इंडक्टर का रजिस्टेंस जो कि क्या होता है XL, VR क्या होगा I इंटू R, I से I कैंसिल हो जाएगा, XL को लिख देंगे ओमेगा L, और पीछे बताया रेजोनेंट सर्किट में ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन अंडर रूट LC, और इस L को लिख दिया अंडर रूट L इंटू अंडर रूट L लिख सकते हैं। एक अंडर रूट L ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो क्वालिटी फैक्टर हो जाएगा 1/R अंडर रूट L/C। ये रिजल्ट आपको याद रखना क्वालिटी फैक्टर का। क्वालिटी फैक्टर की कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि ऊपर भी वोल्टेज है नीचे भी वोल्टेज है, इसलिए क्वालिटी फैक्टर की कोई यूनिट नहीं होती। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस, फेज डिफरेंस और पावर फैक्टर एट रेजोनेंस। तो रेजोनेंट कंडीशन पे Z और फाई और कॉस फाई की क्या वैल्यू होगी। Z इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। एट रेजोनेंस XL और XC क्या होता है इक्वल, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0, तो Z हो जाएगा अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर, यानी इम्पीडेंस की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, रेजिस्टेंस के। कब, जब सर्किट क्या होगा एट रेजोनेंस। उसी तरह से 10 फाई किसके इक्वल था, XL माइनस XC बाई R, एट रेजोनेंस XL और XC क्या हो जाएगा इक्वल, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ आ जाएगा 10 फाई इज इक्वल टू 0, तो फाई क्या हो जाएगा 0। यानी रेजोनेंस कंडीशन पे करंट और वोल्टेज में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है, तो करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस क्या होता है 0, यानी फाई क्या होता है 0। अब आते हैं पावर फैक्टर के पर। पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है कॉस फाई, एट रेजोनेंस फाई की वैल्यू क्या होती है 0, तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, यानी एट रेजोनेंस पावर फैक्टर होगा यूनिटी यानी 1। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस होता है जो इंक्रीज और डिक्रीज करता है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को। ट्रांसफॉर्मर वो डिवाइस है जो वोल्टेज को रेगुलेट करता है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, जब प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स चेंज होता है तो सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। इसी फेनोमेना, इसी प्रिंसिपल पे ट्रांसफॉर्मर वर्क करता है। तो ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, एक आयरन का कोर होता है, बहुत सारे प्लेट से बना हुआ होता है, और उसमें एक प्राइमरी कॉइल होता है और एक सेकेंडरी कॉइल होता है। प्राइमरी कॉइल पे इनपुट वोल्टेज डाला जाता है और सेकेंडरी कॉइल पे आपको आउटपुट वोल्टेज मिलता है। तो ईपी क्या है, इनपुट वोल्टेज एट प्राइमरी कॉइल। ES क्या है, आउटपुट वोल्टेज एट सेकेंडरी कॉइल। NP क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। NS क्या है, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल। NS बाई NP को बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में देखा फैराडे लॉ, ईएमएफ किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लगाया है, ईएमएफ एट पोटेंशियल डिफरेंस या फिर ईएमएफ एट प्राइमरी कॉइल क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, क्योंकि एक टर्न्स नहीं बहुत सारे टर्न्स है, इसलिए नंबर ऑफ टर्न्स का क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। उसी तरह से आउटपुट वोल्टेज एट सेकेंडरी क्या हो जाएगा, माइनस फैराडे लॉ से माइनस डी फाई बाई डी टी इंटू नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी। सेकेंड को फर्स्ट से जब डिवाइड करेंगे तो ई एस बाई ई पी आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा एन एस बाई NP। ये रिजल्ट आपको हर हाल में याद रखना है न्यूमेरिकल करने के लिए कि ES बाई EP किसके इक्वल होगा, NS बाई NP। ये ES आउटपुट वोल्टेज है और EP क्या है, इनपुट वोल्टेज। इसमें दो केस होगा, ध्यान देखिए। केस 1 में क्या होगा, सेकेंडरी का टर्न्स ज़्यादा और प्राइमरी का टर्न्स क्या होगा, कम। जब ये क्वांटिटी ज़्यादा होगा और ये क्वांटिटी कम, तो ये रेशियो 1 से ज़्यादा हो जाएगा, और ये रेशियो अगर 1 से ज़्यादा हो जाएगा तो ES ज़्यादा हो जाएगा और EP कम हो जाएगा। यानी ES है आउटपुट वोल्टेज, यानी आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो ऐसे ट्रांसफॉर्मर को बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। यानी स्टेप अप का मतलब जो आप इनपुट डालोगे आउटपुट में आपको उससे ज्यादा वोल्टेज मिलेगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, सेकेंडरी का टर्न्स ज्यादा होगा और प्राइमरी का टर्न्स क्या होगा, कम।
केस 2 में क्या होगा, सेकेंडरी का टर्न्स कम और प्राइमरी का टर्न्स क्या होगा, ज़्यादा। तो ये रेशियो 1 से कम हो जाएगा और ये रेशियो अगर 1 से कम हो गया तो ES कम हो जाएगा और EP क्या हो जाएगा, ज़्यादा। यानी ES जो है EP से क्या हो जाएगा, कम। यानी जो आउटपुट वोल्टेज है ES वो इनपुट वोल्टेज EP से क्या हो जाएगा, कम। तो ऐसे ट्रांसफॉर्मर को बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। इसमें जो टर्न्स होगा, प्राइमरी में टर्न्स क्या होगा, ज़्यादा और सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स क्या होगा, कम, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के केस में। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या है, फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर। आइडियल ट्रांसफॉर्मर के केस में जिसमें कुछ भी लॉसेज नहीं होता, ये हाइपोथेटिकल ट्रांसफॉर्मर होता है। क्वेश्चन में लिखा होगा कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर है अगर, तब ये यूज करना है। इनपुट पावर और आउटपुट पावर क्या होगा, सेम। ये सिर्फ किसके लिए है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर में जितना इनपुट पावर होगा उतना ही आउटपुट पावर होगा। पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इनटू में करंट। इनपुट पावर है तो इनपुट वोल्टेज इनटू में इनपुट करंट, आउटपुट पावर है तो आउटपुट वोल्टेज इनटू में आउटपुट करंट। तो यहाँ से ES बाई EP का रेशियो हो गया IP अपॉन में IS। तो फाइनल रिजल्ट आपको ये याद रखना ट्रांसफॉर्मर केस में, NS बाई NP किसके इक्वल था, ES बाई EP, बट यहाँ दोनों SS/PP है, बट यहाँ पे S के सामने क्या है, P। करंट का रेशियो हो जाएगा IP बाई IS, ये याद रखना है। उसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मर का लास्ट टॉपिक, लॉसेज इन ट्रांसफॉर्मर। एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मर आइडियल तो होता नहीं है, उसमें कुछ लॉसेज होते हैं। तो ये मैंने कुछ लॉसेज का जिक्र कर दिया, 1 नंबर में आता है ये क्वेश्चन। सबसे पहला लॉस है फ्लक्स लीकेज। एक्चुअली क्या होता है, जो प्राइमरी कॉइल का पूरा फ्लक्स सेकेंडरी में जाकर चेंज नहीं होता है, कुछ फ्लक्स सराउंडिंग में ही लीक हो जाता है। इस लॉस को क्या बोलते हैं, फ्लक्स लीकेज। दूसरा लॉस है हीट लॉस। हीट लॉस होता है ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इन वायर। करंट की वजह से जो हीटिंग इफेक्ट होता है, जो हमने 10th में पढ़ा था, हीट इज इक्वल टू I² RT। तो करंट की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होता है वो लॉस में काउंट होता है। तो हीट लॉस हो गया दूसरा लॉस, ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इन वायर। तीसरा और मेन लॉस होता है, ये इंपॉर्टेंट है, एडी करंट लॉस। एडी करंट क्या होता है, जो ट्रांसफॉर्मर का आयरन का कोर है उसके ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से करंट बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं एडी करंट। ये किसी काम का नहीं होता है, ये कोर के ऊपर ही बन जाता है। तो इस लॉस को बोलते हैं एडी करंट लॉस। इसको कम करने के लिए आयरन कोर को लैमिनेट कर दिया जाता है, कैन बी रिड्यूस, यानी एडी करंट कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग लैमिनेटेड आयरन कोर। और उसके बाद है हिस्ट्रेसिस लॉस। चौथा लॉस है हिस्ट्रेसिस लॉस। ये बार बार जो कोर होता है वो मैग्नेटाइज होता है, डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज। इसकी वजह से जो लॉस होता है उसे हम बोलते हैं हिस्ट्रेसिस लॉस। और लास्ट लॉस है हमिंग लॉस। ट्रांसफॉर्मर के अंदर हमिंग बर्ड जैसी लगातार एक आवाज आती रहती है, उस लॉस को बोलते हैं हमिंग लॉस। अब देखिए बच्चों, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है AC जनरेटर। AC जनरेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो ऑल्टरनेटिंग करंट क्या करता है, प्रोड्यूस। और इसका प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलता है, जब भी किसी कॉइल में से फ्लक्स चेंज होगा उसमें EMF यानी करंट इंड्यूस हो जाएगा। हमने ये डायग्राम बनाया पहले हाफ साइकिल का और ये है दूसरे हाफ साइकिल का। तो पहले हाफ साइकिल में देखिए, ये नॉर्थ और साउथ पोल है, ये आर्मेचर कॉइल है ABCD, ये 2 रिंग है R1 R2 और ये लोड रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस आउटपुट मिलेगा। पहले हाफ साइकिल में ध्यान से देखिए, फर्स्ट हाफ साइकिल में ये जो AB वाला आर्म है वो ऊपर जा रहा है। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से आप करंट का डायरेक्शन निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए आर्म ऊपर जा रहा है तो थंब क्या हो गया, ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड हो गया नॉर्थ टू साउथ। तो सेंट्रल फिंगर किधर जा रहा है, B to A। तो करंट का डायरेक्शन हो जाएगा B to A, ऐसे करके करंट आएगा। फिर यहाँ और CD R2 से जुड़ा हुआ है तो इसमें से निकल के करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये आधा चक्कर पूरा कर लेगा तो CD इधर आ जाएगा, CD इधर और AB इधर। तो अगेन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से अब इस केस में CD ऊपर आ रहा है
तो मोशन ऑफ कंडक्टर ऊपर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, तो करंट का डायरेक्शन किधर हो गया, सी से डी। तो करंट का डायरेक्शन हो जाएगा सी से डी, ऐसे आएगा क्योंकि ए बी R1 से जुड़ा हुआ, तो ये R1 में एंटर कर जाएगा, करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो देखिए एक फिक्स टाइम के बाद करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, रिवर्स। इसीलिए जो जनरेटर होता है वो कैसा करंट प्रोड्यूस करता है, ऑल्टरनेटिंग करंट, जो एक फिक्स टाइम के बाद अपने डायरेक्शन को क्या कर लेता है, रिवर्स कर देता है। और एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई को हम लिख सकते हैं एन बी ए कॉस थीटा, और थीटा को यहाँ पे लिखा जाएगा ओमेगा टी। एन बी ए कॉन्स्टेंट बाहर, कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन ओमेगा टी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जो टी के कोफिशिएंट से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। तो इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और इंड्यूस करंट निकालना होगा तो रेजिस्टेंस से क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड, और इस चीज़ को फिर क्या लिख दिया जाएगा, आई नॉट। तो ये है ऑल्टरनेटिंग करंट, जो कि स्टार्टिंग में ही बता दिया था, आई नॉट साइन ओमेगा टी।